Hey, Assalamualaikum. This is Mirweta and you are watching Sports Roundup with Smart Digital. PSL की दुनिया में क्या चल रहा है? आज मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, और दूसरी जानिब पाकिस्तान और बांग्लादेश की T20 सीरीज भी शुरू होने जा रही है। इसी हवाले से हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं इमरान साहब? इमरान साहब, मैच होने जा रहा है अभी कुछ देर बाद, क्वालिफाई मैच। आपको क्या लगता है कौन सी टीम विन करेगी और कौन टॉस जीतेगी? मतलब इस हवाले से आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, टॉस के बारे में तो मैं नहीं कुछ बता सकता, नजूमी तो हूं नहीं मैं कि मैं आपको टॉस के बारे में बताऊं, लेकिन आपने जितनी कर ली है ना इधर बैठ के, मतलब बातें शाते, मुझे लगता है थोड़ा बहुत आप भी नजूमी बन ही गए होंगे। देखिए, टॉस ऑल अबाउट लक कि आप जब कॉइन को स्पिन करते हैं और उसके बाद वो कौन सा उसका पार्ट नीचे गिरता है, ये तो लक पे मुकम्मल तौर पर डिपेंड करता है। किसी के पास ये एक्सपर्टी नहीं है कि वो जो मांगे सिक्के के ऊपर वो हेड और टेल आ जाए। सो खैर, मैच की अगर बात करें तो पलड़ा जो भारी है वो इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर का ही है, क्योंकि जिस तरह का कॉम्बिनेशन कोयटा ग्लैडिएटर का है इस वक्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिछले मैच में 250 प्लस रन किए हैं, 250 किए हैं, लेकिन मोमेंटम वही रहता है या नहीं रहता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो उन्होंने मैच खेला था अपने होम ग्राउंड के अंदर और अब वो आए हैं दोनों के लिए न्यूट्रल वेन्यू है। दोनों के लिए लाहौर जो है वो न्यूट्रल वेन्यू है। अब देखना ये होगा कि शादाब खान ने जिस तरह से 4 विकेटें हासिल की, फिर 50 रन भी उन्होंने बनाए, तो उनका मोमेंटम क्या होगा और उनके साथ जो दूसरे प्लेयर हैं उनका मोमेंटम क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी ये मैच बड़ा तगड़ा मैच होने वाला है। लेकिन एक तरह से मैं ये कहूंगा कि वो प्रेशर नहीं है कि दोनों टीमों में से कोई भी हारेगा और वो टूर्नामेंट से आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। दोनों के पास एक चांस होगा। जो भी हारेगा उसको जो दूसरा मैच होगा लाहौर कलंदर और कराची किंग्स वाला, उसमें से जो जीतेगा फिर उसको एक चांस है कि वो उसके साथ भी खेल सकता है। उससे खेल के जो टीम जीतेगी वो फाइनल में क्वालिफाई करेगी, जो आज के मैच में से जीतेगी। सो एक साइकोलॉजिकली एडवांटेज ये है जीतने वाले को, वो सीधा फाइनल में पहुंचेगा। हारने वाले के पास एक और चांस है। सो दोनों टीमें ही ऐसी हैं कि अगर वो मैच हारती हैं तो फिर उनका जो दूसरा मैच पड़ेगा, या वो कराची आती है या वो लाहौर आती है, तो फिर कहीं ना कहीं उनके पास ये चांस है। और दोनों टीमों में ये एबिलिटी है कि अगर वो अल्लाह ना करे हारती भी हैं तो फिर वो दोबारा से कम बैक कर सकती हैं। सो आज के मैच में जो चांसेस मुझे अब तक लग रहे हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर के हैं, कि कोयटा ग्लैडिएटर की जो टीम है वो शायद अगर पहले बार ग्लैडिएटर्स के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक और भी चीज है कि जो टीम पहले बारी लेगी वो उसको एडवांटेज भी होगा और उसकी कोशिश भी होगी वो 200 प्लस रन करे, क्योंकि ये विकेट ऐसा है कि जिसके ऊपर आप 200 प्लस रन कर सकते हैं। और अगर 200 प्लस रन करते हैं तो फिर बड़ा चांस होगा, क्योंकि सेकंड इनिंग के अंदर क्योंकि आज जिस तरह का लाहौर का वेदर है ना, हवा चलनी अब शुरू हो गई है, तो जब हवा तेज चल रही होती है तो ड्यू फैक्टर कम होता है। वो जब हब्स का मौसम हो, जैसे सारा दिन हब्स रही है, तो मैं समझता हूँ कि फिर शाम को बहुत ज्यादा ड्यू पड़ सकती थी, अभी पड़ना शुरू हो जाती है। जैसे कि आपने देखा माइक हसन उनके कोच हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा ज्यादा भारी लगेगा? देखिए, माइक हसन का भी इम्तिहान है। अगर फर्स्ट करें इस्लामाबाद यूनाइटेड हार जाती है तो फिर आपने तो वो कोच रखा है ना जिसकी टीम ही बाहर होगी टूर्नामेंट से, तो उनके लिए भी चैलेंज है। और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए वाकई आपने जो सवाल किया है ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि माइक हसन अगर अपनी टीम को फाइनल जितवाते हैं तो वो एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ टीम को ज्वाइन करेंगे। वो बड़े चौड़े होके आएंगे, यार देखो मेरी टीम जीती हुई है पिछले 2 साल से, जैसे जितवाते ही और मैं जीती हुई टीम के साथ जो है वो आके यहाँ खेल रहा हूँ। और अगर वो इसमें कामयाब होते हैं तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा चांस है। अगर उनकी टीम हार के आते हैं वो, तो फिर वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर होंगे कि यार टीम हार गई है और मैंने जाकर टीम को भी ज्वाइन करना है। देखिए, बड़ा फर्क है पीएसएल के अंदर एक लोकल फ्रेंचाइज के साथ काम करना और दूसरा नेशनल टीम के साथ काम करना। वहां पर आपके पास एक मिक्स कॉम्बिनेशन होता है। कुछ प्लेयर होते हैं जो क्रिकेट से रिटायर, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेल रहे होते, वो पीएसएल की कोई भी फ्रेंचाइज उसे पिक कर लेती है। फिर उसके बाद आपके पास करंट प्लेयर भी होते हैं कुछ, क्या उनके साथ भी आप खेल रहे होते हैं। और कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो कि इमर्जिंग होते हैं, यंग होते हैं, आपको उसके कॉम्बिनेशन के साथ चलना पड़ता है और ओपोनेंट भी ऐसी टीम ही आती है सामने। लेकिन यहाँ पर जब आप खेलने जाते हैं तो आपके पास प्योर एक आपकी नेशनल साइड होती है और अगेंस्ट भी एक नेशनल साइड, जो कि जैसे कि इस इवेंट के अंदर भी में भी आपके देखें कि बांग्लादेश के प्लेयर खेल रहे हैं मुख्तलिफ टीमों के साथ, तो वो भी यहाँ का जो उनको एज हासिल है कि उन्होंने आके बाकी प्लेयर्स से भी खेलना है। लेकिन जो यहाँ खेल रहे हैं वो भी अपनी टीम के साथ कहीं ना कहीं पार्ट बनेंगे।
सो उनको इन कंडीशंस का फ़ायदा होगा। और एक और जो एडवांटेज बांग्लादेश को ये है कि वो दुबई की मुश्किल पिचेस के ऊपर मुश्किल कंडीशन के अंदर खेल रहे हैं। वहाँ की यूएई की जो कंडीशंस हैं वो ज़्यादा हॉट हैं। बांग्लादेश ने तो पहले भी हराया था पाकिस्तान को, उसी हमारे ही होम ग्राउंड में टेस्ट सीरीज में आपको हराया था। लेकिन ये T20 क्रिकेट है, T20 में मच बेटर आपकी साइड है, बल्कि अच्छी साइड है बांग्लादेश से। अब ये देखना है कि आपने 8 तब्दीलियों के साथ इस टीम में आप आए वापस, जो आज अनाउंस हुई है। अगर 8 तब्दीलियां आप देख लें और दूसरी तरफ आप फिर बांग्लादेश की टीम देख लें, लेकिन बांग्लादेश की टीम का भी हाल कुछ अच्छा नहीं है। स्पिनर्स भी काफी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान की टीम में इस वक्त स्पिनर्स मैं समझता हूँ कि 1-2 स्पिनर्स लैक कर गए, हमें रखने चाहिए थे। अगर हमने जहाँ सबको चांस दिए वहाँ सुफियान मुकीम को भी चांस देना चाहिए था। सो उसकी तरफ बाद में आएंगे, आज के मैच पर ही रहते हैं फिलहाल हम। सर मुझे ये बताएं, नुमान और साजिद को क्यों नहीं रखा गया एज अ स्पिनर? क्या ओपिनियन है आपकी इस बारे में? देखें, नुमान की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, अब प्रॉब्लम ये है कि इब्रार अहमद मेरी समझ से वैसे बाहर है कि इब्रार अहमद की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मुसलसल आपको विकेट हासिल करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं सुफियान मुकीम को होना चाहिए था। साजिद की आप बात करें तो साजिद को तो आई थिंक सो वनडे में भी नहीं रखते, T20 में कहाँ रखेंगे। सो उनको भी कंसिडर जो नहीं किया जा रहा। नुमान की भी यही सूरत हाल है कि वो टेस्ट मैच के लिए उन्हें कंसिडर किया जाता है कि वो टेस्ट मैचेस के लिए उनको ज़्यादा हम सूटेबल समझते हैं कि लंबी बॉलिंग करनी होती है। एक लेफ्ट आर्म है, एक राइट आर्म है, एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है, एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। सो लेकिन ये T20 क्रिकेट है, यहाँ तेज क्रिकेट के लिए आपको मल्टीपल चॉइसेस हमारे पास होनी चाहिए कि आपके पास जो बैट्समैन हो, बॉलर हो, वो बैटिंग भी अच्छी करता हो। हसन अली भी तो है फास्ट बॉलर्स, और उनकी वापसी की भी बात है। देखिए, आपने जो इस वक्त वापसी आपकी टीम में हुई है, हसन अली को आपने वापस लेके आए हैं, हसन नवाज को आपने दोबारा से, हुसैन तलत आपके पास दोबारा से, आप कुछ काफी अर्सा पहले वो खेले थे, हुसैन तलत को ऐसे ऑलराउंडर आप खिला। क्या लगता है इनका जनरेटर चलेगा दोबारा कि नहीं? देखिए, उनका जनरेटर PSL के अंदर तो ठीक ठाक चल रहा है। PSL के अंदर उन्होंने बड़ी विकेटें हासिल की हैं, और वो यही एक रीजन बनी है कि आपको एक जबरदस्ती चॉइस के तौर पर उन्हें लेना पड़ना था। अगर नहीं लेते तो बहुत सारे सवाल उठते। जैसे पहले उसको रखते थे, कोई परफॉर्मेंस नहीं होती थी, लेकिन हसन अली टीम में आ जाते थे। लास्ट इससे पहले जो 2-3 दफा ऐसे हुआ है। उसके बाद फहीम अशरफ की जो लास्ट परफॉर्मेंस थी, जब लास्ट टाइम वो टीम में आए थे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, तब उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, उनको टीम में रख लिया गया था। अब अगर वो परफॉर्म करने के बावजूद PSL के अंदर उन्हें ना रखते तो फिर सवाल उठते कि क्यों रखा गया। फिर उसके बाद हसन नवाज ने इब्तदाई मैचेस में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बाद वाले मैचेस में उन्होंने जो 3-4 मैचेस पहले खेले उसके अंदर उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थी। हुसैन तलत की मिली जुली ऐसी परफॉर्मेंस थी कि हाँ, एक एज ए ऑलराउंडर आप देख लें कि आपने एक ही ऑलराउंडर खिलाना है, फहीम अशरफ को खिलाना है या हुसैन तलत को खिलाना है। मुझे लगता है कि शायद फहीम अशरफ के ज्यादा चांसेस है, हुसैन तलत को शायद खिलाया भी ना जाए। लेकिन शादाब खान के साथ उन्होंने सारी क्रिकेट खेली हुई है, तो लाहौर से ताल्लुक है दोनों का। तो मुझे लगता है कि सलमान अली आगा कुछ ना कुछ जो है वो उसको चांस जरूर देंगे एज ए कैप्टन। और उसके बाद वो शादाब खान के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी खेलते रहे, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि एक आधा मैच तो मिल ही जाएगा। मोहम्मद हारिस एज ए विकेट कीपर खेल रहे हैं, साहबजादा फरहान को भी आगे विकेट कीपर लिखा हुआ है। तो मुझे यहाँ पर कुछ डाउट हो रहा है कि अगर यहाँ पर अगर चॉइस हुई तो साहबजादा फरहान को जो है वो एज मिलेगा कि वो अच्छी फॉर्म में है। मोहम्मद हारिस की जो रीसेंट परफॉर्मेंस है PSL के अंदर, वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है कि आप उन्हें एज ए विकेट कीपर ओपनिंग बैट्समैन खिलाएं। अगर आपने शादाब खान की भी कोई परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नजर नहीं आई इंटरनेशनल में भी। इंटरनेशनल की बात शादाब खान ने लास्ट मैच में आपको याद हो 4 मैंने इब्तिदा में बताया 4 खिलाड़ी आउट किए हैं और 50 रन उन्होंने बनाए हैं। उन्होंने PSL के 4 मैचेस के बाद कमबैक किया था, तो अपनी टीम को उन्होंने जितवाया। अगर वो कमबैक उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती ना, तो शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बड़े मुश्किलात हो सकती थी अगर पेशावर ज़ल्मी अपने दोनों मैच जीत जाती तो। खैर, नीचे आते हैं जी मोहम्मद वसीम जूनियर को मेरा ख्याल है जो रिप्लेस किया गया वो शाहीन शाह आफरीदी की जगह पे रिप्लेस किया गया है। शुक्र है कि नसीम शाह अपनी जगह बचाने में कामयाब हो गए, हारिस रऊफ अपनी जगह बचाने में कामयाब हो गए। हारिस रऊफ इसलिए अपनी जगह बचाने में मुझे लगता है कि कामयाब हुए कि उनकी 2-3 बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस लाहौर के अंदर की तरफ से रही हैं, लेकिन शाहीन शाह आफरीदी का टीम से बाहर हो जाना, मुझे लग रहा था कि शायद उन्हें चांस मिलेगा, लेकिन एक बड़ा डिसीजन है कि उन्हें टीम से बाहर रखा गया है।
और वो नहीं है पार्ट यहाँ पर। फिर उसके बाद साइम अयूब के अगर पीएसएल की अंदर हमें इसमें बाबर और रिजवान भी नजर नहीं आ रही, क्या उनको इनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नजर आ रही है? क्या चीज़ है? मुझे लग रहा है कि जहाँ पर सिलेक्शन कमेटी जिसने भी ये टीम अनाउंस की, हमें तो ये खबरें आ रही है कि सिलेक्शन कमेटी नहीं अनाउंस होगी, वो भी नहीं अनाउंस नहीं हुई, टीम अनाउंस हो चुकी है। सो जो आपने बाबर और रिजवान की बात की है, वो देखें बाबर की अगर लास्ट इनिंग की बात करें जो 90+ की उन्होंने इनिंग खेली थी, बड़े तेज रन किए थे, 200 के करीब स्ट्राइक रेट था। लेकिन वो वाली जो इनिंग है, उस एक इनिंग की बदौलत या उससे पहले उन्होंने 70+ इनिंग की थी, उस इनिंग की बदौलत मुझे नहीं लगता कि उस चक्कर में उन्हें खिला लिया जाता। लेकिन अब बस बहुत हो गया है, अब आपको 2020 में नए लड़कों को चांस देना पड़ेगा। कितनी देर तक? अब देखिए, आप बाबर के पास चांस है, वो वनडे में और टेस्ट के अंदर परफॉर्म करें और दिखाएं कि वो एक अच्छे जिस तरह माजी में उन्होंने रन्स किए वो फिर से रन्स कर सकते हैं। लेकिन लास्ट वाली इनकी जो उनकी लास्ट इनिंग थी, उसमें लग रहा था कि वो खुल के शॉट खेल रहे, कॉन्फिडेंस उनका ज्यादा दिखाई दे रहा था। लेकिन अब देखिए, अब ये जो प्लेयर हमारे पास आए हैं, इन प्लेयर के साथ ही आपने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलनी है, तो पहले तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि देखिए, आपके पास साइम अयूब एज ए ओपनर है, साहबजादा फरहान आपके पास एज ए ओपनर है, फखर जमान एज ए ओपनर आपके पास खेल रहे हैं, फिर मोहम्मद हारिस को भी आप एज ए ओपनर खिलाते हैं। 1 2 3 4, अब 4 लोग हैं आपके पास। फिर मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें तो देखिए, सलमान अली आगा, मेरे ओपिनियन के मुताबिक फखर और जो साइम है ना, उसकी ओपनिंग बड़ी अच्छी रहेगी मेरे ख्याल में। मेरा अपना ओपिनियन है, मैं भी दे सकती हूँ थोड़ा सा। मेरा ख्याल है, आपको क्या लगता है उनको जाना चाहिए? मेरा ख्याल है साइम और साहबजादा फरहान से ओपनर वो खेलने चाहिए, और फिर वो फखर जमान से वन डाउन की पोजीशन पर, क्योंकि फखर जमान वन डाउन की पोजीशन पर खेल लेते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा सलमान अली आगा क्या एज ए वन डाउन ही आकर खेलेंगे, क्योंकि अगर सलमान अली आगा वन डाउन की पोजीशन पर नहीं खेलते, अगर वो 10 6 7 और 8 ओवर के बाद आते हैं, तो फिर आप उनसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि वो स्पिनर्स के सामने बड़े स्ट्राइक रेट के साथ बाबर आजम ने भी तो कहा था फखर जमान आएंगे तो 100 मैच जितवा देंगे। लेकिन वो देखें, उनकी तो एक अपनी एबिलिटी है, एज ए वन डाउन प्लेयर अगर वो खेलते हैं तो फिर चांसेस हैं कि वो रन्स कर जाते हैं। वो उन्हें किसी भी नंबर पे खिलाएं वो रन्स करते हैं, और उन्हें करना भी पहली या दूसरी तीसरी पोजीशन पर ही वो रन्स करते हैं। सो अभी यहाँ पर डिस्कस यही होना बाकी है कि आपने एज ए ऑलराउंडर किसको खिलाना और एज ए स्पिनर किसको खिलाना है। कॉम्बिनेशन सबसे बड़ा सवाल जो है, वो कॉम्बिनेशन क्या होगा। यहाँ पर 11 की चॉइस इकट्ठी करना फिर 11 को खिलाना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जिस तरह खुशदिल शाह आपने मिडिल ऑर्डर में रखे हैं। अच्छा, एक और ओपनर मैं मिस कर गया हूँ, हसन नवाज 5वें ओपनर प्लेयर हैं जिसको आप टीम के अंदर लेके आए। यही गलती पहले भी होती थी कि पहले आप 5-5 4-4 ओपनर ले जाते थे, बाबर आजम के दौर में भी और रिजवान भी जब खेलते थे। यहाँ पर भी सेम गलती हो रही है कि आप 5-5 ओपनर के साथ जा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको 5 ओपनर खिलाने पड़ रहे हैं? और मिडिल ऑर्डर के अंदर मैं अगर मैं यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, खुशदिल शाह एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद आपको अगर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में ढूंढने की कोशिश करूँ ना, तो फिर मुझे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं नजर आता। शादाब खान को आप एज ए ऑलराउंडर कंसिडर कर सकते हैं और सलमान अली आगा एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आते हैं। अब ये डिसाइड करना होगा कि हमने 11 खिलाना है। अब 11 खिलाने के लिए हम किस तरफ जाते हैं? मैं मिसाल दे देता हूँ, हम गिनना शुरू कर देते हैं, आप जरा गिनना शुरू कर दें। साइम अयूब और साहबजादा फरहान 2 प्लेयर हो गए। फखर जमान को आप नंबर 3 पर लेके आते हैं। उसके बाद आपके पास नंबर 4 पर आते हैं सलमान अली आगा। हसन नवाज को आप नंबर 5 पे खिलाते हैं। शादाब खान को नंबर 6 पे खिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने फिर एक ऑलराउंडर फहीम अशरफ को साथ खिलाना है, नंबर 7 हो गए। फिर आप लेके आते हैं 3 फास्ट बॉलर, हारिस रऊफ, हसन अली, या आपके पास मोहम्मद इरफान खान मोहम्मद वसीम जूनियर हैं या नसीम शाह हैं। यहाँ पर भी आपको एक कॉम्बिनेशन बनाने में बड़े मसले होने हैं। और फिर स्पिनर्स के देखें, स्पिनर के लिए आपके पास कितनी ऑप्शंस हैं। सलमान अली आगा एज ए स्पिनर वो आराम से 2-3 ओवर कर सकते हैं। शादाब खान जो हैं वो अपने 4 ओवर करेंगे। अगर आप इब्रार को खिलाते हैं तो इब्रार भी अपने 4 ओवर करने की अहलियत पूरी रखते हैं। फिर आप नीचे साइम अयूब को देखें कि साइम अयूब भी स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर आपकी काम आते हैं। आप खुशदिल शाह से भी स्पिन बॉलिंग करवाते हैं। सो कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा। देखिए, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, प्लेयर्स को आपने परफॉर्म
किया हुआ है। सत्ता कलामी की माजरत चाहती हूँ, हम जरा लाइन पे लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान मानी, पावर हिटिंग कोच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप, कैसे हाल चाल हैं आपके? सर स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो गई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? स्क्वाड में मेरा ख्याल इन्होंने बहुत ज्यादा तब्दीलियां करनी है। जो लड़के होने चाहिए थे, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनको लेना चाहिए था। खास तौर पे अगर मैं स्पिन की बात करता हूँ तो सुफियान हकीम को भी चाहिए था मेरे नजदीक। और सबसे जो मैं समझता हूँ इसका वेरिएशन है बॉलर्स में, वो अब्बास अफरीदी हैं जो कि टीम में नहीं है। अब्बास अफरीदी को आना चाहिए था। और मोहम्मद वसीम का ठीक है, कुछ अच्छा साइन है कि उनको लिया गया, लेकिन इस तरह का कॉम्बिनेशन बिल्कुल समय से मुझे लगता है कि जिस तरह के उन्होंने बैट्समैन अब्दुल समाद को भी मेरा ख्याल एक चांस देना चाहिए था। अच्छा जी जी, आपकी आवाज आ रही है मानी भाई? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी मानी भाई, मैं जरा, क्योंकि रिदा ने तो आपको कुछ चीजें बताई, मैं थोड़ा सा कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और आपसे सवाल भी कर लेता हूँ। मुझे जरा ये बता दीजिएगा कि ये जो कॉम्बिनेशन आपके सामने पड़ा होगा, आपने देखा होगा, ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से मुझे ये टीम खिचड़ी लग रही है। मुझे ये टीम का 11 बनाने बड़े मुश्किल लग रहे हैं। पता नहीं सलमान अली आगा 11 किस तरह बनाएंगे। मुझे टीम के अंदर स्पिन ऑलराउंडर 3 से 4 दिखाई दे रहे हैं। मैं बता देता हूं आपको, सलमान अली आगा स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, शादाब खान स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, साइम अयूब स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, खुशदिल शाह स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर। अच्छा, अब मैं तो आपको 3 ऑलराउंडर भी गिना देता हूं जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। फहीम अशरफ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, हसन चलें उसको छोड़ दें, हुसैन तलत फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। ये 2 ऑलराउंडर यहाँ पर आ गए, हुसैन तलत और फहीम अशरफ ऑलराउंडर। फिर स्पिनर आपने इब्रार क्यों रखा जब आपके पास 4 स्पिनर ऑलराउंडर मौजूद हैं जो कि 4-4 ओवर कर सकते हैं? फिर विकेट कीपर आप 2 गिन रहे हैं, उसके अंदर मोहम्मद हारिस विकेट कीपर है, साहबजादा फरहान विकेट कीपर है। ओपनर आपके पास 5 हैं, साइम अयूब, साहबजादा फरहान। उसके बाद ऊपर चले जाते हैं जी, फखर जमान को भी एज ए ओपनर आप खिलाते हैं। फिर उसके बाद हसन नवाज को एज ए ओपनर आप खिलाते हैं। तो ये किस तरह से जस्टिफाई कर सकेंगे 11 की टीम बनानी है, 15 की टीम बनानी है मैच के अंदर? यही मैंने कहा ना, इसीलिए इन्होंने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया 11 के लिए चूज करने। सलमान अली आगा के लिए थोड़ा मुश्किल कर दिया इन्होंने। बात यह कि सलमान अपना इमरान जब ये टीम बनती है तो स्पेशलिस्ट देखा जाता है। मैं वेरिएशन के साथ आप T20 क्रिकेट में जब भी आप आते हैं तो आपके पास वो आप बंदल जिसके पास वेरिएशन होती है। समझेंगे आप, अगर ऑलराउंडर खिला दें तो आपने डेफिनेटली सारे ऑलराउंडर नहीं खिलाने। आपके पास ठीक है, फाइव मैच अच्छे टच में था, आप उसको ले आए हैं, दैट्स गुड, ये अच्छा साइन है, ठीक है जी, उसको खिलाना चाहिए। शादाब के साथ साथ अबरार को मेरी समझ से बाहर है कि अबरार अहमद तो क्यों लाया गया टीम में, ठीक है जी। उसका रीजन है कि अगर आपने स्पेशलिस्ट एक भी लाना था स्पिनर तो सुफियान हकीम को खिलाना चाहिए था। और उसके बाद शादाब जब खेलता है वो अपना वाइस कप्तान है, उसने खेलना ही खेलना है। सलमान अली आगा खुद बैटिंग करते हैं। तो मेरा ख्याल है थोड़े से ये कंफ्यूज नजर आए मुझे सिलेक्शन कमेटी जो है उसमें। अब्दुल समाद को इसलिए इन्होंने बाहर कर दिया, उस्मान खान को बाहर कर दिया बगैर खिलाया आपने। शाहीन अफरीदी को बाहर बिठाना बनता था कि उनको रेस्ट देना चाहिए था, उनको समझना चाहिए कि क्रिकेट नीचे खेलें या परफॉर्म करें, दोबारा टीम में आए। हारिस रऊफ को क्यों डाला गया टीम में, ये मेरी समझ से बात आ रहा है। उनको भी नहीं होना चाहिए था साइड के अंदर। और हसन अली, याद रखिएगा एक बात, बेशक उन्होंने परफॉर्म किया PSL में, लेकिन वो इस कैलिबर की फास्ट बॉलिंग नहीं कर सकते। ये मेरी बात याद रखिएगा कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड अब जो सेट हो चुका है, हसन अली की जगह नहीं बनती इस पे। मैं आपको, ये मेरी राय है कि हसन अली की जगह पे बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था, वो था अब्बास अफरीदी, जिसके पास वेरिएशन भी थी, बारी भी अच्छी ले लेते हैं वो। हाँ, लास्ट इनिंग में अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने। मानी साहब, मेरा आपसे सवाल है, बाबर और रिजवान को भी ऐड नहीं किया गया स्क्वाड में, क्या उनकी परफॉर्मेंस में आपको लगता था कोई कमी रह गई है या वो काबिल ही नहीं है कि उनको ऐड ही किया जाए? बिल्कुल भी रख रहे थे। देखिए रिजवान को तो टीम के पास भी होना चाहिए, क्रिकेट से बहुत दूर रखें। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप क्रिकेट इंप्रूव करना चाहते हैं कि व्यूअरशिप आए, लोग देखें, यंगस्टर देखें, तो रिजवान को बहुत दूर रखें। अब बाबर आजम की टीम में जगह बनती है, मैं आपको बताऊं, बाबर आजम इस तरह की टीम में जगह बनती है कि बाबर के अराउंड खेलना है। बाबर का रोल और है, बाबर का रोल एंकरिंग करना। बाबर के आप साथ खिला के देखें फखर जमान को, साइम अयूब को खिलाएं, फिर बाबर को खेलता देखें आप किस तरह खेलते हैं बाबर। बाबर को सिर्फ दूसरे एंड से और तरह का प्लेयर चाहिए जो चला रहा हो, जो शॉट मारता हो, जो दायरा लूट रहा हो।
बाबर को फिर देखे, बाबर भी अच्छा खेलता है, बाबर के साथ अगर रिजवान आ जाते हैं तो बिल्कुल वो रिजवान सेम क्रिकेट उसी तरह खेलना शुरू कर देते हैं जो बाबर खेलते हैं, ठीक है। और बाबर के साथ इसलिए मैं बाबर को आना जरूरी था मेरा, क्योंकि एक्सपीरियंस भी है, और उनके साथ अगर फखर जमान खेलता है, साइम अयूब खेलता है, तो वो बहुत डिफरेंट क्रिकेट खेलते हैं। आपको क्या लगता है ओपनिंग किसको करनी चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ? अभी जो साइड है इसमें तो डेफिनेटली साइम अयूब के साथ फखर करेंगे, और मेरा ख्याल है करवानी चाहिए इनको साइम अयूब के साथ साफजादा फरहान को, क्योंकि वो बड़े अच्छे टच में है, उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, उन्हीं को ओपन करवाना चाहिए साफजादा फरहान को। ये मानी भाई 6 ओपनर है टीम के अंदर, सॉरी 6 ऑलराउंडर है और 5 ओपनर है। जी हाँ, देखिए इमरान, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जब इस स्टेज पे आप आते हैं ना, तो ठीक है आप अपनी फ्रेंचाइज से ओपन कर रहे हैं, लेकिन आपको बड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है कि जब आप जहां पे भी जगह बनती है वहां पे आप जाएं, आप पाकिस्तान टीम में परफॉर्म करें। ये ऐसी कोई बात नहीं थी कि जैसे फखर जमान है वो बड़ा फ्लेक्सिबल है, वो नीचे भी खेल सकते हैं, वो चौथे नंबर पे भी आ सकते हैं, 5वें पे भी आ सकते हैं, ओपन भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है कि जहां पे सलमान अली आगा का नंबर है, सलमान अली आगा टेक्निकली ही इज वेरी स्मार्ट, ठीक है, और ये ठीक है अभी वो एक सीरीज उन्होंने न्यूजीलैंड में लॉस किया है, लेकिन वो टेक्निकली बड़ा स्मार्ट है, वो अकॉर्डिंग टू मैं गेम अवेयरनेस उसके पास बड़ी अच्छी है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलता है, दिलीर है, हालांकि वो अपने जो उसके पास टैलेंट है उससे बहुत ज्यादा वो टेक्निकली ज्यादा स्मार्ट है, टैलेंट से भी ज्यादा, इसलिए वो परफॉर्म कर जाता है। मेरा ख्याल है कि वो उनको थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा सलमान आगा को कि चूज करने के लिए जो 11 प्लेयर होंगे। इस सीरीज के बाद आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगी? एब्सोल्युटली, ये बड़ा अच्छा ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है ये क्लियर हो जाएगा, जा रहा है जो ये क्लियर हो जाएगा। मैं बैट उसी तरफ रहा है। ये इस सीरीज के बाद फरहान अली आगा अगर तो जीत गए तो थोड़ा सा एक आधा मेरा ख्याल है और कैरी कर लेंगे इनको सीरीज के लिए, अदरवाइज इनको बाइट से बाहर कर देंगे। मुझे हालांकि इसीलिए वाइस कप्तान बनाया गया। मैं वैसे मेरी एक जाती पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और मैं ये सोचता भी हूँ कि सलमान अली आगा के टीम के अंदर आने से टीम का बैलेंस आउट हो रहा है। अगर वो टीम में ना होना तो उससे भी टीम का बैलेंस बहुत बेहतर हो जाता है। उनकी मजबूरी की वजह से आपको बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है। मैं सही कह रहे हैं इमरान, लेकिन आपका ओपिनियन हमें अच्छा लगा। अभी उन्होंने अनाउंस कर दिया हुआ है तो ठीक है हमें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन सलमान जो मैंने आगे बात टेक्निकली ही इज वेरी स्मार्ट, ठीक है, वो सिचुएशन को बड़ा अच्छा रीड कर लेता है, ठीक है। अगर वो अभी अब तो कप्तान है तो उसकी डेफिनेटली वो तो खेलेगा, तो इसलिए उसके साथ वो किस तरह का अपना कॉम्बिनेशन लेके आता है, मेरा ख्याल है साफजादा फरहान को उसकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए ऑटोमेटिकली, जो वो परफॉर्म इतना अच्छा किया हुआ है। साथ साइम ठीक है, वो अब नजर आएगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वो कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, काफी टाइम के बाद से आ रहे हो। उसके बाद ये इरफान खान का क्या सीन है? इरफान खान की जगह पे तो 2-3 और लड़के ज्यादा अच्छा डिजर्व करते थे। इरफान खान न्याजी को क्यों इतना लेवरेज दिया जा रहा है कि एक आधी इनिंग के सर के ऊपर हम उसे लेके आ रहे हैं, उससे तो फिर एक एक इनिंग तो एक 2-2 इनिंग तो बहुत सारे लोगों ने बड़ी अच्छी खेली हुई है। देखो इमरान, जो इरफान खान न्याजी है वो इज अ गुड प्लेयर, मैं आपको बताऊं, वो फ्यूचर भी है, 23 साल का लड़का है, अभी उसको खिलाना चाहिए। वो नहीं उसका जो आर्म स्पीड है बहुत अच्छा है, बैट स्पीड बहुत अच्छा, फिट है वो, इन सब में जितने भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। लेकिन इसके साथ जो एक प्लेयर को मैं मिस कर रहा हूँ, अब्दुल समद को जरूर होना चाहिए, उसको चांस दें। बस माय वर्ड, आपको याद आएगा अब्दुल समद जो है ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, आपको फ्यूचर है आपका। मानी भाई 11 लाने हैं तो फिर मैं अगर आर्म स्पीड की बात कर लेते हैं तो फिर वो जो यासिर खान लड़का है वो, फिर मोहम्मद नईम, वो फिर इस तरह वो जो फास्ट बॉलर है हमारे पास नईम को भी बहुत टाइम चाहिए ना। अच्छा, दूसरी साइड पे मैं और भी 2-3 बंदे गिना देता हूँ जिनके साथ ज्यादती हुई है। आकिफ जावेद, फिर सुफियान मुकीम, वो वाई उनको क्यों बाहर किया गया? उनके साथ क्या एक प्लान कि उनको खिलाया ही नहीं गया पीएसएल के अंदर? देखिए ये तो सिलेक्टर बेहतर जानते हैं, हम तो वो बात करें जो हमें लगता है कि सुफियान में, जैसे मैंने पहले कहा, सुफियान मुकीम जरूर होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि एक दफा जब आप नया कोई भी बॉलर आता है ना, तो वो बांग्लादेश ने कभी ना नहीं खेला तो उसके ऊपर एक प्रेशर होता है, वो इसके साथ वो जब भी सुफियान मुकीम आता है बॉल करने के लिए तो वो सोचते समझते प्लान करते उसके अगेन थोड़ा सा ना कंफ्यूज रहती है जो अपोजिशन होती है, तो उसका बड़ा फायदा होता है टीम को। और दूसरा जो मैं उसकी बात करूं ना, अब्दुल समद और तरह का बड़ा तगड़ा प्लेयर है। ये मेरी बात लिख लें, ये आपका फ्यूचर है, ये बहुत बहुत अच्छा प्लेयर है।
फ्यूचर है। साहब, इसमें स्पिनर्स और ऑलराउंडर्स बड़े नजर आ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये सीरीज पाकिस्तान के हक में होगी, जबकि पिछली सीरीज में इतने नहीं स्पिनर्स और ऑलराउंडर्स थे। आप बताएं, आपके बारे में क्या हाल है आपका इस बारे में? देखिए ऑलराउंडर वो मैं समझता हूँ फहीम के साथ भी आएंगे। फहीम अशरफ अच्छे वो टच में भी है, अच्छा वो अगर उसकी प्रॉब्लम फहीम की है कि वो जब भी पाकिस्तान टीम में आते हैं वो कंफ्यूज नजर आता है, वो डबल माइंडेड मुझे लगता है कि मारे ना मारो उस वजह से वो आउट हो जाता है। उसको चाहिए जो क्रिकेट ये अभी खेल रहा है ना, ये जो PSL में इसी तरह का माइंडसेट लेके आए, बड़ी दलेरी से फेयरलेस क्रिकेट खेले। हाँ। और फिर देखे फहीम अशरफ आपको टोटली और नजर आएगा, ये दलेरी से नहीं खेलता और जब भी आता है टीम में वापसी इसकी होती है, इसलिए ये आता जाता रहता है क्योंकि ये कंफ्यूज रहता है, सोचता है रन करने की। आपको अपनी नेचुरल क्रिकेट खेलनी चाहिए, आपके जो स्किल सेट है उस पर रहना चाहिए। मैं जरा 3-4 नाम लेने लगा हूँ, तो ये नाम सुन लीजिएगा, फिर इसके बाद आपने इसके ऊपर बताना है। इब्रार, फहीम अशरफ, हसन अली, हारिस रऊफ, हुसैन तल्लत, इनसे ज्यादा अच्छी ऑप्शंस थी क्या हमारे पास कि इनकी जगह पर कोई और आ जाता? देखिए इनसे बहुत अच्छी ऑप्शन थी। अब्बास, मैं बार बार कह रहा हूँ, अब्बास हसन अली की जगह पे अब्बास होना चाहिए था, लेकिन कुछ टीम आ रही है, ठीक है, वो परफॉर्म कर गए ना, अब क्या करें, अब क्या करें, परफॉर्म किया। लेकिन मैं देखें आपको कुछ डिसीजन आपने इमरान ऐसे करने होते हैं, ये सेक्टर नहीं कि आपने फ्यूचर देखना होता है कि आपने आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, किसको लेके जाना, आपने हसन अली को लेके जाना वर्ल्ड कप में, इसका मतलब है नहीं, आपने अब्बास को लेके जाना था। अगर आपने अब्बास को लेके जाना तो उसको खिलाएं उसको अभी से, ठीक है। अबरार की जगह पे अगर आपको पता है अबरार एक्सपोज हो चुका हुआ है, याद रखिए मेरी बात को, ठीक है, वो उसको बड़ा अच्छा ओपोजिशन है, रीड कर लेती है, और उसकी जगह पे सुफियान मुकीम को होना चाहिए था। और दूसरा जो फहीम अशरफ है, इसलिए हम एक मिस करते हैं कि जो ऑलराउंडर की कमी है, ठीक है, मैं समझता हूँ एक चांस जरूर दें फहीम अशरफ को कि आप देखेंगे अगला जो टूर्नामेंट है, एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, अगर फहीम परफॉर्म करते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा लैग करते हैं। ये जो ऑलराउंडर वाली सीट है ये थोड़ी खाली है अभी। मानी साहब, साइम अयूब खेल रहे हैं इंजरी के बाद, पहला इंटरनेशनल मैच, आपको क्या लगता है परफॉर्मेंस वही रहेगी या बिल्कुल कुछ चेंजमेंट आएगा? क्या आपका ओपिनियन है इस बारे में? देखिए साइम ने जो लास्ट परफॉर्मेंस दी थी साउथ अफ्रीका के बाद से नहीं वो खेल सके, अगर उसी तरह उसकी माइंडसेट, ये बड़ा फर्क पड़ता है यार, क्योंकि वो परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं ना होती अच्छी तरह की, कि पता नहीं वो जिस तरह पहले खेलते हैं, इंजरी हुई होती है उस तरह का। जी इंजरी, और उनको जो थी जब अब वो फील्डिंग पे आता है, लेकिन वो ठीक नजर आया, लुकिंग गुड, वो लुक लाइक बड़ा फिट नजर आया कि वो जो फील्डिंग में ठीक था, रनिंग बिटवीन द ठीक वो भाग रहा था। क्योंकि जब इस तरह की आपकी इंजरीज होती है तो जब आप सेकंड रन के लिए भागते हैं तो उसमें आपको थोड़ा बैट्समैन डरता है कि मेरा बॉल ट्विस्ट ना हो जाए, इस वजह मुझे लुक लाइक इज ओके। लेकिन अब किस अंदाज से खेलते हैं ये टोटली उनके ऊपर है, अपना साइम से कि उनको चाहिए दलेरी से खेले, जिस जो क्रिकेट वो पहले खेलते आ रहे हैं उसी तरह क्रिकेट उनको खेलनी चाहिए। मुझे लगता है मानी भाई, आपने जिनकी बात की अब्बास अफरीदी 17 विकेटें ली हैं उन्होंने, 17 विकेट्स उनके पास हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। वो टॉप बॉलर्स के अंदर उनका नाम आ रहा है, तो अगर वो टॉप बॉलर्स के अंदर हैं तो टीम के अंदर क्यों नहीं है? तो अगर वो फर्ज करें कोई ऐसा फास्ट बॉलर उनकी जगह पर खेल जाता है, जबरदस्ती खेल जाता है, तो फिर क्या जस्टिफाई क्या करेंगे? तो फिर टैलेंट तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमें क्रश होता हुआ दिखाई दे ही रहा है। यही देखो इमरान, यही की बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि मुझे नहीं पता ये लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला जो चक्कर है, इस वजह से यही हाल है, इस वजह से टीम इस तरह के अनाउंस की गई है। मैं जो बात कर रहा हूँ अब्बास की बात क्यों बार बार हम कर रहे हैं अब्बास अफरीदी को, उसका रीजन एक ही है कि उसके पास वेरिएशन है, इतना अच्छा स्लो बॉल करता है। अच्छा वो जितना मैंने देखा क्रंच सिचुएशन है ना उसमें वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, मैंने देखा अब्बास को, और ये बड़ा की पॉइंट है, जो क्रंच सिचुएशन में बैट्समैन हो या बॉलर हो, वो जो परफॉर्मेंस देता है तो वो समझ लीजिए बड़ा बैट्समैन है, वो बड़ी स्टेज का प्लेयर है, तो ही वन ऑफ देम। सर हारिस रऊफ को भी मतलब उसकी PSL में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो गई, लेकिन टीम में सिलेक्शन हो गई है, अगर ऐसे ही है तो बाबर को भी चांस मिलना चाहिए था, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए हारिस रऊफ को रेस्ट देना चाहिए, जैसे आपने शहीन को टीम से आउट किया है, इसी तरह हारिस रऊफ को टीम से बाहर होना चाहिए था, उनको नीचे परफॉर्म करें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट हम वो खेल के आए वो परफॉर्म करेंगे, दोबारा टीम में। आप देखें जहां जहां ये दोनों को मतलब शाहीन अफरीदी को 7 साल हो गए खेलते हुए पाकिस्तान के लिए, और उनका देखें वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, तो ये अनफॉर्चुनेट है कि ये वहां पाकिस्तान की टीम है, जो प्लेयर आता है, ये शाहीन अफरीदी बड़े बासलाहित है, लेकिन याद रखिए स्किलफुल नहीं है,
इनको अपनी फिटनेस पे काम करना चाहिए, अपने स्किल पे काम करना चाहिए, मतलब इसको टेक्निकली स्मार्ट होना चाहिए। ये थोड़ी सी चीजें इनको खुद करना चाहिए काम ये वाला। इसी तरह हारिस रऊफ है, हारिस रऊफ सिर्फ पेस पे ध्यान रखते हैं, उनको नहीं पता कि ये T20 का जो लाइनोलेथ है टोटली डिफरेंट है, एसओपीज उसके वनडे क्रिकेट के डिफरेंट है, टेस्ट क्रिकेट के डिफरेंट है। तो ये सेम जगह पे सेम फॉर्मेट खेल रहे हैं, इसी तरह बॉल करते हैं, कोई भी फॉर्मेट खेल रहे होते हैं और सेम बॉलिंग कर रहे होते हैं, ये दोनों शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ। बहुत शुक्रिया मानी साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया। जिस तरह मानी साहब ने बात की कि इनको रखना चाहिए था, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बड़ी अच्छी बात की। आपको क्या लगता है, आप जरा कंटिन्यू करें इस चीज़ को? देखिए मानी भाई ने भी वही बात की है जो मैं ये बात कर रहा था कि कॉम्बिनेशन 11 वाला किस तरह बनेगा, किस तरह से 11 लेकर आएंगे। अच्छा, एक बात की मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई है, किस चीज़ की? कि हम उस्मान खान से बाहर आ गए, क्योंकि कंटिन्यू हम उस्मान खान को 2023 के आई थिंक वर्ल्ड कप से कंटिन्यू कर रहे थे और उसको साथ साथ रख रहे थे। तो मैं ये समझूं कि 23, 24 और 25 सो 2 years हमने शायद कहीं ना कहीं कमिटमेंट की थी कि आप छोड़ के आए यूएई, तो हम आपको 2 साल तक टीम से बाहर नहीं करेंगे। तो ये मैं तज्जिया नहीं दे रहा, कि मैं वैसे सोचता हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये तज्जिए के तौर पर नहीं है, ना मैं ये इसको फाइनलाइज कर रहा हूँ किसी के ऊपर, ना मैं खबर दे रहा हूँ या मैंने कहीं पढ़ा है। वैसे मुझे लगता है कि शायद 2 साल का ही शायद ये पीरियड था कि 2 साल तक आपको हम साथ लेके चलेंगे, कुछ करो ना करो हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये वाली वो वजह मुझे उससे लगती है। लेकिन अगर ओवरऑल अभी मानी भाई की बातें सुनूं तो मुझे यही लगता है कि हमने टीम बनाने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं और सोच लेते या प्रॉपर। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट था, उनसे पूछते कि हम तो ये खबरें सुन रहे थे कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो नहीं आएगी और सिलेक्शन कमेटी आकर यहाँ पर जो है खबर टीम अनाउंस करेगी। कादिर ख्वाजा होते थे, मैं उनसे जरूर पूछता कि वो आपकी जगह पर बैठ के कह रहे थे कि सिलेक्शन कमेटी आएगी और वो नई जो टीम है वो अनाउंस करेगी, लेकिन यहाँ पर अभी तक कुछ ऐसी सूरत हाल मुझे दिखाई नहीं दी। ये मुझे लगता है वही सिलेक्शन कमेटी पुरानी है जिन्होंने ये टीम अनाउंस की है। तो अब ये जो आपके पास 16 लड़के हैं ना, ये 16 लड़के जब 3 मैचेस खेलेंगे बांग्लादेश के खिलाफ, तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी कि आपने किनको क्यों लिया था और आपने किनको किसके साथ लेके कंटिन्यू करना है। इसमें से कौन से प्लेयर आपने वनडे के लिए लेके जाने हैं और किसको T20 के लिए रखना है, यार पीछे जो प्लेयर बचे हैं उनमें से कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको आपने मजीद जाके T20 सीरीज के लिए या T20 इवेंट्स के लिए रखना है। जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है अगला, वो भारत में है। पाकिस्तान क्योंकि हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा तो ये मैचेस होंगे दुबई के अंदर। मैं मानी भाई से 2-3 सवाल मेरे रह गए, आपने शुक्रिया अदा कर लिया कि मैं उनसे पूछता कि दुबई के अंदर जो पिचेस आएंगी, अगर हम न्यूट्रल वेन्यू पर खेलते हैं तो वहां तो टर्निंग पिचेस हैं, वहां तो इतनी आसानी से आप एक छक्का मार लेंगे, 2 मार लेंगे, लेकिन उसका जो वेदर है वो आपको अलाउ नहीं करता। दुबई में एसपीएल लीग भी होने जा रही है, शारजा में। हाँ जी, कि आप उसको इस तरह खुल के खेल नहीं सकते हैं। तो फिर ये सारी चीजें जो है बड़ी टेक्निकली देखनी पड़ेंगी। खैर देखते हैं, लाहौर के अंदर मैचेस हैं, सो लाहौर की पिचेस तो इन प्लेयर्स के लिए बड़ी सूटेबल होगी। ये तो दुआ कर रहे होंगे कि लाहौर की सीधी पिचेस बने और यहाँ के फेंटा लगाएं। लेकिन बांग्लादेश के स्पिनर भी अच्छे हैं, इतने हल्के स्पिनर नहीं है और उनके प्लेयर स्पिनर्स को अच्छा भी खेलते हैं। सो आपको इतनी हल्की टीम मिलने वाली नहीं है। वो अलग बात है कि बांग्लादेश की टीम यूएई से एक मैच हार गई है और 1-1 बराबर हो गया। अब तीसरा मैच देखें इनका क्या बनता है। देखते हैं आज का मैच कौन जीता। मानी साहब इजाजत देंगे, शो की एंडिंग कर ली जाए, अगर आप इजाजत दें तो कर लें जी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने हमारा कीमती वक्त देखा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।